Hello everyone, I hope you guys are doing well. So this is the second part of the production function video. Now last video में हमने देखा था कि what is the law of variable proportion और तीन phases क्या हैं, and we also studied कि what is production और कुछ points थे जो कि हमें याद रखने हैं during production. उसके बाद हमने पढ़ा था कि short run क्या है, long run क्या है, फिक्स्ड फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल फैक्टर्स क्या हैं, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का, और मोस्टली की सब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसमें कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर एक छोटा सा टैबुलर फॉर्म में ही आपको बता रखा है कि जैसे स्टेज 1 है यहाँ पर, तो स्टेज 1 जो थी हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, जो कि स्टार्ट होती है ओरिजिन से. उसके बाद जो इसका टीपी था वो एक इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है एंड देन इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट. ये वो स्टेज होती है जहां पर आपका एमपी मैक्सिमम होता है और उसके बाद वो फॉल होने लग जाता है, और यहीं पे होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. उसके बाद एपी इसी पर्टिकुलर स्टेज के अंदर ओरिजिन से इंक्रीज करता है और अपने मैक्सिमम पॉइंट तक रीच कर जाता है. देन वी हैव द सेकेंड स्टेज जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जहां पर टीपी आपका इंक्रीज तो हो रहा होता है पर वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे वो रीच कर जाता है. वेराज अगर हम एपी की बात करें तो एपी भी कंटिन्यूसली फॉल होता है और एमपी भी कंटिन्यूसली फॉल होता है और जीरो के इक्वल पहुंच जाता है. ये वो स्टेज है जहां पर कि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है या फिर एक रैशनल प्रोड्यूसर इसी स्टेज में प्रोड्यूस करेगा. लास्ट थी हमारे पास स्टेज 3 जिसको हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जहां पर आपका जो एपी है वो भी फॉल होता है, आपका एमपी नेगेटिव हो जाता है और टीपी भी फॉल होता है. तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में एक जगह पर अंडर यूटिलाइजेशन था रिसोर्सेस का, एक जगह पर ओवर यूटिलाइजेशन था रिसोर्सेस का. स्टेज 2 एक ऐसी स्टेज थी जहां पर आपका जो यूटिलाइजेशन है ऑफ रिसोर्सेस इज ऑप्टिमम. तो इसलिए कोई भी प्रोड्यूसर है वो स्टेज 2 में प्रोड्यूस करना बेटर समझेगा या उसके लिए स्टेज 2 में प्रोड्यूस करना बेनिफिशियल होगा. नाउ आज जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जो कि लॉन्ग रन में काम आता है. ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. उसके बाद आइसोकॉन्स क्या होते हैं, आइसो लाइंस क्या होती हैं, रिज लाइंस क्या होती हैं, एंड आफ्टर दैट कॉप डॉगलस फंक्शन. तो ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर 2019 में कॉप डॉगलस फंक्शन से एक क्वेश्चन आया था. फिर आई गेस लास्ट ईयर भी कॉप डॉगलस फंक्शन से एक क्वेश्चन आ चुका है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये काम कहाँ करता है. तो ये काम करता है हमारा जहाँ पे लॉन्ग रन होती है. ओके, तो लॉन्ग रन में आपका कौन सा लॉ काम करता है, रिटर्न्स टू स्केल. नाउ रिटर्न्स टू स्केल का क्या मतलब है, रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि आपका आउटपुट चेंज हो रहा है और जितने भी फैक्टर इनपुट्स थे आपके वो सब साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं सेम प्रोपोर्शन के अंदर. ओके, तो लॉन्ग रन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे ही वेरिएबल हैं, तो आप सबको ही चेंज कर सकते हो. तो यहाँ पर क्या है कि आपका आउटपुट चेंज हो रहा है. ओके, साथ में सारे ऑल द फैक्टर्स ऑफ फैक्टर इनपुट्स आर चेंजिंग साइमल्टेनियसली इन सेम प्रोपोर्शन. ओके, तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, मतलब कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो फर्म है वो सारे इनपुट्स को चेंज कर रही है, तो इससे क्या होता है जो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो भी चेंज हो जाता है. तो अगर हम देखें इन वर्ड्स ऑफ वॉटसन, रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट as all inputs are varied in the same proportion and it is
अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। नाउ जैसे आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस थी, सेम विथ रिटर्न्स टू स्केल, इसकी भी 3 स्टेजेस है। तो जो सबसे पहली स्टेज है उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है? जब आपका जो इंक्रीज हुआ है टोटल आउटपुट में, when proportionate increase in total output is more than proportionate increase in input। तो मतलब कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है इन्होंने, इट्स बेटर कि हम वो देख लें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो ये रहा वो एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या था कि इन्होंने सपोज 2 इनपुट हम यूज कर रहे थे, एक हम यूज कर रहे थे कैपिटल और एक हम यूज कर रहे थे लेबर। मैक्सिमम जगहों पे आपको ना इनपुट के नाम पे कैपिटल और लेबर ही मिलेगा और कोई अदर इनपुट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो सपोज इन्होंने क्या किया कि पहले जो प्रोडक्शन हो रहा था वो 1 यूनिट ऑफ कैपिटल आप ले रहे थे एंड 2 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज करके आप 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे। उसके बाद आपने क्या किया, आपने 1 यूनिट ऑफ कैपिटल इंक्रीज किया, तो ये हो गया 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल और यहाँ पर आपने किया 4 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो अब जो आपका प्रोडक्शन था या जो अब आपका आउटपुट था वो इंक्रीज हुआ आपका 250 से। ओके, तो मतलब आपने इंक्रीज किया इन द इनपुट 100%, पर आपका जो प्रोडक्शन में इंक्रीज आया वो आया 150%। नाउ यहाँ पर आपने क्या किया, फिर से 4 यूनिट्स ऑफ आपने यहाँ पे जो आप परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हो इनपुट्स में, मतलब 1:2 के रेशियो में था ना ये, जैसे ये था कैपिटल और लेबर यहाँ पे किस रेशियो में था, 1:2 में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी जो हमने इंक्रीज किया है वो 1:2 में ही है। मतलब इंक्रीज जो हो रहा है वो प्रोपोर्शनेट हो रहा है, ये नहीं कि एक बार हम 1:2 कर रहे हैं फिर हमने 3:3 कर दिया या फिर 3:4 कर दिया, इस तरीके से नहीं कर रहे हैं हम। सेम आपका जो इनपुट है वो जो वेरी कर रहा है वो सेम प्रोपोर्शन में कर रहा है। ओके, तो उससे क्या हुआ, अब आपका जो आउटपुट था वो एक बार हुआ 150% चेंज, फिर नेक्स्ट टाइम में आपने 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज किया, 8 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज किया, तो आपका आउटपुट आया 600%। नाउ अगर आप चेक करोगे डिफरेंस, जैसे 250 माइनस 100 कितना हुआ आपका 150, और जब आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे ना तो 150 अपॉन 100 इंटू 100, तो वो 150% ही आएगा आपके पास। यहाँ पे अगर हम देखें अपना चेंज, तो ये हो जाएगा आपके पास 350, सॉरी दिस इज 5, 350 अपॉन 250 इंटू 100, तो ये आपका जो आंसर है कुछ 140 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें पता क्या चल रहा है इससे कि जब हमने चेंज निकाला तो पहले तो वो हुआ 150, उसके बाद हुआ वो 140। तो अब ये रीजन क्या है, जब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की, तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? तो यूजुअली ये जो चीज है, ओके, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अकर मेनली ड्यू टू इकोनॉमीज। नाउ इकोनॉमीज क्या है? इकोनॉमीज होता है कि जब आप लार्ज प्रोडक्शन करते हो ना, मतलब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो, तो जो आपका कॉस्ट आता है पर यूनिट कॉस्ट जो है आपका वो कम होने लग जाता है चीजों का। तो इकोनॉमीज को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इंटरनल इकोनॉमीज और एक होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज क्या है हमारे पास? इंटरनल इकोनॉमीज को आप कह सकते हो जो बेनिफिट हमें मिलता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से, बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन which are available to a firm within its own operations। तो जैसे कि यहाँ पे टेक्निकल इकोनॉमीज कैसे मिल सकती है कि अगर आप बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी मशीन्स यूज करोगे तो इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, मतलब आप कम टाइम में ज्यादा चीजों को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। आपका जो कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा या फिर जो टोटल कॉस्ट होगा पर यूनिट, वो चेंज हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा पहले से। तो एक तो ये टेक्निकल इकोनॉमीज मिल सकती है आपको अगर आप बिगर मशीन या फिर बेटर मशीनरी यूज कर रहे हो। और अगर आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स चाहते हो तो अगर आप अपनी लेबर का डिविजन कर दोगे, उनको अलॉट कर दोगे एक एक जॉब के लिए, या फिर जो एक पर्टिकुलर इंसान जिस चीज का स्पेशलिस्ट है आप उसको वही वाली जॉब दोगे, तो उससे
वो काम और ज़्यादा जल्दी होगा और ज़्यादा यूनिट्स ऑफ आउटपुट आपकी प्रोड्यूस होंगी। तो ये वाला जो चीज़ था, जो फर्म के लिए अवेलेबल है, मतलब जो फर्म चेंज अपने आप कर सकती है, उसकी वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन के आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, वो आता है आपका इंटरनल इकोनॉमीज़। अगर हम बात करें एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की, तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ में क्या है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है और जो आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन के आपके बेनिफिट मिल रहे हैं ना, वो सारे ही फर्म्स को मिल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही जो है आपकी वो एक्सपैंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, ओके। तो अगर आप जो गवर्नमेंट है वो उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दे दे, या सपोज रोड्स बना दे, रोड्स कंस्ट्रक्ट कर दे, फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्ट कर दे, तो इससे क्या है कि जो भी इंडस्ट्री होगी उस पर्टिकुलर गुड को, जो भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो सारी ही फर्म्स जिस इंडस्ट्री के अंदर आती हैं, जो इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, उन सबको बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने कोई न्यू पॉलिसी रिलीज की, ओके। तो अब जितनी भी फर्म्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, उन सबको इन चीजों का बेनिफिट मिलेगा। पर ये जो चेंजेस आए थे या जो फैसिलिटीज थी, ये किसी एक फर्म ने अपने लिए नहीं किया था, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए हुआ है ऑन अ लार्ज स्केल। तो यहाँ पर क्या है, ये है आपका एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ओके। कि ये एक पर्टिकुलर फर्म के हाथ में नहीं था, ये या तो काफी सारी फर्म्स ने मिलके किया है, या फिर किसी आउटसाइडर ने उनके लिए किया है, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रिटर्न मतलब कि जितना प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आप टोटल आउटपुट में कर रहे हो, उतना ही प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आपका इनपुट के अंदर आ रहा है। तो सिंपल सी भाषा में ये कह लो कि अगर आपने मतलब 100% अपना लेबर बढ़ाया, तो 100% ही आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पीछे की तरह कि 600 था, तो वो 1200 हो गया, 600 का डिफरेंस आया। फिर आपने और इंक्रीज किया तो वो 1200 का इंक्रीज आ गया। तो मतलब जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100। तो आपको क्या दिखेगा कि जो आपका परसेंटेज इंक्रीज था इनपुट के अंदर और जो परसेंटेज इंक्रीज था आउटपुट के अंदर, वो दोनों सेम है। नाउ अगर हम पूछें कि भाई वो जो फर्म है वो कहाँ पे ऑपरेट करेगी या नहीं ऑपरेट करेगी, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट्स आफ्टर द फर्म हैज अचीव्ड द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम कैपेसिटी। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में वो कब कर सकती है, जब उसने अपनी ऑप्टिमम मतलब जितनी उस फर्म की कैपेसिटी थी, जो उसके इनपुट्स की कैपेसिटी थी, वहां पे वो रीच कर गई है, उसके बाद ही कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर दिस पॉइंट क्या होता है कि जो इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे थे ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, वो काउंटर बैलेंस किए जाते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन से। तो अभी इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज क्या है, नेक्स्ट अभी वही हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि अगर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट तो होता ही है, और उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, तो वो भी देखने जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है हमारे पास, जब हमारा टोटल आउटपुट जो इंक्रीज हुआ है वो लेस देन है प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। मतलब कि आप इनपुट बढ़ाते जा रहे हो, पर जितना चेंज आना चाहिए आपके आउटपुट में वो उतना नहीं आ रहा है। मतलब मान लो आपने 100% इनपुट बढ़ा दिया अपने, ओके, पर आपका जो आउटपुट है उसमें सिर्फ 75% इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। और ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल्स क्यों होता है, ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। नाउ डिस इकोनॉमीज क्या होता है कि फर्म अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अब डिफिकल्ट हो रहा है उसको मैनेज करना, ओके। तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जैसे कि हमारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू टाइप्स के थे, वैसे ही डिस इकोनॉमीज भी हमारे पास टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज इंटरनल डिस इकोनॉमीज। इंटरनल डिस इकोनॉमीज क्या होता है कि जो डिसएडवांटेज मिल रहा है किसी फर्म को लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से, और वो जो डिसएडवांटेज मिल रहा है वो अपने ही जो उसने ऑपरेशंस किए, मतलब जो उसने काम किए थे पहले,
उसी की वजह से वो डिसएडवांटेजेस मिल रहे हैं, वो हो जाता है हमारे पास इंटरनल डिसइकोनॉमीज। इसको अच्छे से समझेंगे तो सपोज कि बहुत बड़ी मैनेजमेंट है, ठीक है, बहुत बड़ी आपने कंपनी कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा लेबर रख लिए हैं, तो उससे क्या होगा कि अब उनको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और क्योंकि उनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, इस वजह से जो प्रोडक्शन है उस पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? या फिर इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है, आपने बहुत अच्छी-अच्छी मशीनरीज़ तो यूज़ कर ली, पर वो उनका जो कॉस्ट था, जो डेप्रिसिएशन उन पे हो रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ओके, और वियर एंड टीयरिंग का कॉस्ट हो गया, या फिर आप कह सकते हो आपने मशीनरी खरीदी पर वो अप टू डेट नहीं है, वो ऑब्सोलीट होती जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल डिसइकोनॉमीज। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। तो इसमें क्या है कि सिर्फ एक फर्म की वजह से नहीं हो रहा है, वो पूरी इंडस्ट्री को ही इम्पैक्ट कर रही है चीज। तो इस जैसे कि शॉर्टेज ऑफ फैक्टर किसी चीज का, या फिर नॉन फैक्टर इनपुट्स, या फिर कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन हो चुका है मार्केट के अंदर उसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन विच आर सफर्ड बाय ऑल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री व्हेन इंडस्ट्री एज अ होल एक्सपैंड्स। तो मतलब कि वो इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी, ठीक है, और गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए बहुत ज़्यादा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इन लोगों को टैक्स पे करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि पूरे जो इंडस्ट्री है वो ही सफ़र करने लग जाएगी। या फिर जैसा आपको अगर जियो वाला एग्जाम्पल याद हो, तो जब जियो लॉन्च हुआ था, तो जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थी, उन सबको बहुत ही झेलना पड़ा था। सबको अपने जो रेट्स थे वो कट डाउन करने पड़ गए थे सिर्फ एक जियो की वजह से। तो यहाँ पे क्या है कि किसी एक इंडस्ट्री ने पूरे ही इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया। ओके, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन हो गया था, इस वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन का भी उनको कोई बेनिफिट जो था वो नहीं मिल पा रहा था। नाउ मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोक्वांट्स। ओके, तो ये वाले जो नोट्स है ना, ये कौन सी बुक है, ये डॉक्टर दीपाश्री की एक बुक है, वहाँ से मैंने लिए हैं। तो प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन, तो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि लॉन्ग रन के अंदर हमने पहले ही बता दिया कि जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होता है, कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता, हम सबको चेंज कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि एक फर्म है, उसके पास दो इनपुट्स हैं, एक लेबर और एक कैपिटल, और ये दोनों ही वेरिएबल है, मतलब आप दोनों को ही चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो किस तरीके से दिखेगा, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एन के। नाउ जो प्रोडक्शन है, लॉन्ग रन फंक्शन का जो प्रोडक्शन कर्व है, उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइसो क्वांट भी कह सकते हैं हम उसको, और आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कह सकते हैं। नाउ सपोज आपने ये चीज कभी भी नहीं पढ़ी है ना, और आपको नहीं पता, आपको लग रहा है कि ये कुछ अलग ही नए टाइप का कर्व आने वाला है, तो मैं आपको याद दिलाऊंगी कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई गेस सेकेंड चैप्टर में 12th के टाइम पे एक चैप्टर किया था या एक टॉपिक किया था, इनडिफरेंस कर्व नाम का। ये आपको जो इसके फीचर्स हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सिमिलर लगेंगी, ठीक है। सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, वहाँ पे हम जो बात करते थे वो बजट की करते थे और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की करते थे, यहाँ पर हम प्रोडक्शन के बारे में बात करने लग जाएंगे। बट अगर अभी आप इसको देखोगे ना आगे चल के, तो आपको बहुत सिमिलर लगने वाला है, तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोक्वांट्स। तो आइसोक्वांट का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें, तो आइसो मतलब होता है कांस्टेंट, और क्वांट मतलब होता है क्वांटिटी। तो सिंपली इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल क्वांटिटीज। ना आइसोक्वांट शो क्या करता है, आइसोक्वांट शो करता है कि क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जैसे इंडिफरेंस कर्व में था ना कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल रहते थे ऑफ एक्स एंड वाई, जो कि हम एक पर्टिकुलर बजट के अंदर खरीद सकते थे। ऐसे ही आइसोक्वांट क्या है, आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल है, जो कि एक फर्म प्रोड्यूस कर सकती है टू प्रोड्यूस एक फर्म यूज कर सकती है टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट।
ओके, अगर थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में देखें इसको तो ये क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द लोकस of all technically efficient combinations of inputs which yield a given amount of output. तो वही मतलब है सेम इसका, थोड़ा सा न्यू वर्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, यील्ड आ गया है, लोकस आ गया है, टेक्निकली एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस आ गया, बाकी मतलब इसका वही है। तो ये क्या शो करता है, ये फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है व्हेन मेकिंग प्रोडक्शन डिसीजन। तो किस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है कि भाई मान लो आप पहले जो लेबर यूज कर रहे थे वो 4 यूनिट्स यूज कर रहे थे, उसके बाद कैपिटल आप यूज कर रहे थे 3 यूनिट्स, तो आपके पास कितना मतलब स्कोप है। ओके, तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट फर्म्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि आप एक इनपुट को कम करके दूसरा इनपुट कितना ज्यादा यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे जो फर्म है उसका डिसीजन जो होगा प्रोडक्शन में वो काफी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से चीजों को चेंज कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, उसमें से आपको जो चूज करना है आप वो चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, सो लेट अस सी व्हाट इज इट। ओके, सो सी, ये आपका एक आइसोकोंट है, तो ये कुछ कुछ आपको इंडिफरेंस कर्व की तरह ही लग रहा होगा। ओके, तो सी जैसा आपका, सॉरी, यस, तो जैसा आपका इंडिफरेंस कर्व होता था, तो ये वाला जो साइड है वो आपका कैपिटल डिनोट कर रहा है एंड योर एक्स एक्सिस इज डिनोटिंग योर लेबर। तो यहाँ पर ये पूरे पॉइंट, जैसे सपोज ये एक पॉइंट होगा इस आइसोकोंट पे, यहाँ पर एक पॉइंट हो सकता है, तो आपको क्या दिख रहा है कि आप जब कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हो यहाँ पर, तो आपका जो लेबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और जितने भी पॉइंट्स होंगे इस पर्टिकुलर एक आइसोकोंट पे, वो सबके सभी आपको सेम नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो अ मूवमेंट अलोंग एन आइसोकोंट, मूवमेंट अलोंग का मतलब कि आप इस पूरे आइसोकोंट पे कहीं पे भी जाओ ऊपर से नीचे यहाँ तक, सेम नंबर ऑफ आउटपुट आप ऑब्टेन करोगे विथ डिफरेंट इनपुट रेशियो। इनपुट रेशियो चेंज होता रहेगा पर आउटपुट आपका जो है वो सेम ही रहेगा। और जितना आप आगे की तरफ बढ़ोगे, मतलब जैसे एक यूनिट, जो ये कर्व है इसका नाम है आई, या फिर आप इसको फर्स्ट कर्व कह सकते हो, तो यहाँ पे 50 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर पाओगे, सेकंड में आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाओगे, एंड थर्ड में आप 150। तो जितना ज्यादा ऊपर जाता रहेगा आपका कर्व, उतना ज्यादा आप जो यूनिट्स है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। और कर्व ऊपर जाने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि भाई आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। ओके, तो सबसे पहला फीचर ऑफ आइसोकोंट क्या है, आइसोकोंट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो हमने देख लिया अभी। ओके, कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर फर्म लेबर ज्यादा यूज करना चाहती है तो उसको कैपिटल को कम करना पड़ेगा, और अगर कैपिटल ज्यादा यूज करना चाहती है तो उसको लेबर को कम करना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि एक फर्म कभी भी ऑपरेट नहीं करेगी ऑन पॉजिटिवली स्लोपिंग रेंजेस। पॉजिटिवली स्लोपिंग रेंजेस मतलब क्या, कि लेबर भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है, या फिर नॉन कॉन्वेक्स प्रोपोर्शन ऑफ एन आइसोकोंट। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई आपके पास कर्व आ रहा है, या ऐसी कोई एक स्लोप आ रही है आपके पास जो कि पॉजिटिवली स्लोप है या फिर नॉन कॉन्वेक्स पोर्शन है, वहां पर फर्म कभी भी ऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि दोनों ही चीज आपके बढ़ रहे हैं। तो इसको हम जो, अगर इकोनॉमिस्ट की लैंग्वेज में बोले हम, तो ये जो रेंजेस हैं जहां पर कि वो पॉजिटिवली स्लोप होता है या नॉन कॉन्वेक्स पोर्शन जो है, वो उसको हम कहते हैं बेंड बैक अपॉन देमसेल्फ, और ये अनइकोनॉमिक रेंजेस होती हैं। ओके, तो जो एफिशिएंट रेंजेस हैं वो वाली रेंजेस हैं जहां पर कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है वो डिमिनिश तो हो रहा है बट वो पॉजिटिव है। तो ये ही वाली जो रेंजेस हैं आपकी, वहीं पर आप एक जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करेगा। नाउ, अब ये इकोनॉमिक रेंज क्या है या एक अनइकोनॉमिक रेंज क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा,
वो हमें पता चलता है रिज लाइन से। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम रिज लाइंस ड्रॉ करते हैं। जैसे सपोज ये है आपका कर्व और ये आपका एक कर्व बना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ ऐसे करके एक कर्व जाएगा। ये मेरा थोड़ा सा बेकार बन रहा है, आगे एक बेकार है, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पे, ये दो रिज लाइंस थी और ये पॉइंट्स। तो आप जो प्रोड्यूस करोगे वो आप यही वाले, जो ये इन दोनों रिज लाइंस के बीच में आ रहे हैं ना पॉइंट्स, उन्हीं को ले सकते हो। ये इकोनॉमिक जोन है, इसके ऊपर वाला भी अनइकोनॉमिक है और इसके नीचे वाला भी जो है वो अनइकोनॉमिक जोन है। अभी नेक्स्ट पेज पे इसका एक डायग्राम है, उसमें ज्यादा अच्छे से आपको दिखेगा, ये तो बेकार लग रहा है। तो रिज लाइंस क्या है, दे आर लोकाई ऑफ पॉइंट्स ऑन आइसोकोन्स वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स आर जीरो। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम अपर रिज लाइन देखेंगे तो एम पी के जीरो होगा। अभी नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम है, वो दिखा देती हूँ, ये वाला। ओके, तो ये अपर रिज लाइन है आपकी ऊपर वाली। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका एमपीके है वो जीरो होगा। ओके, और लोअर रिज लाइन पे आपका जो एमपीएल है वो जीरो होगा। नाउ इसका मतलब क्या है, सो सी, इसका क्या मतलब है कि आपका जो कैपिटल है वो इंटेंसिव मार्जिन पे यूज हो रहा है। ठीक है, मींस कैपिटल इज यूज्ड टू इट्स इंटेंसिव मार्जिन, मतलब जितना आप मैक्सिमम उसको यूज कर सकते थे ना कैपिटल को, वो आपने यहाँ तक यूज कर दिया है। तो यहाँ पे जो MRTS है, MRTS की फुल फॉर्म मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लेबर अगर आप ज्यादा करना चाह रहे हो तो आपको कितना यूनिट्स ऑफ कैपिटल को फॉरगो करना पड़ेगा, वो बताता है। तो यहाँ पे MRTS कितना है, इनफाइनाइट है। ओके, तो MRTS इस पॉइंट पे अनडिफाइंड रहता है। और अगर हम लोअर रिज लाइन की बात करें तो वहां पर MPL जीरो रहता है। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि इंटेंसिव मार्जिन फॉर लेबर, मतलब कि आपने जो लेबर है वो उसका मैक्सिमम जितनी लेबर आप यूज कर सकते थे वो आपने कर लिए। तो यहाँ पे MRTS कैपिटल का कितना हो जाएगा, MRTS ऑफ कैपिटल फॉर लेबर इज जीरो। इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, किसी आप कितना भी चीजों को एक दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट कर लो, पर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पर कि अब आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। मान लो पहले आप कैपिटल जो था और ये लेबर, ठीक है, पहले आप वेयर इज माय पेन, हियर 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज कर रहे थे, 4 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज कर रहे थे। फिर आपने सोचा कि लेबर बढ़ा देते हैं, ये लेबर घटा देते हैं, कैपिटल यूज कर लेते हैं। तो आपने 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल ली, 3 यूनिट्स ऑफ आपका लेबर यूज करा। फिर आपने 7 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज की, फिर आपने 1 यूनिट ऑफ लेबर यूज किया। अब इससे ज्यादा आप कम नहीं जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको एक पर्टिकुलर इनपुट जो है उसकी थोड़ी बहुत ही सही पर जरूरत तो पड़ेगी। अब आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, मतलब जो मैक्सिमम एक्सटेंट था ना, जबकि आप लेबर को कैपिटल से सब्स्टिट्यूट कर सकते थे या कैपिटल को लेबर से सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, अब वो ओवर हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, तो जो भी चीज रिज लाइन के अंदर होगी वो होगा, दीज आर द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, दीज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर एफिशिएंट। तो रिज लाइंस के अंदर वाला पार्ट एफिशिएंट है, तो आप वहां पे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जो आइसोक्वांट होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहते हैं रेलेवेंट रेंजेस। अब ये रेलेवेंट रेंजेस क्या है, जो आपका सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, जहां पर एमपी आपका डिक्लाइन तो कंटिन्यूसली कर रहा है पर वो जीरो रीच नहीं करेगा। ओके, और ये टाइप के जो प्रोडक्शन फंक्शंस हैं ये काफी यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये वाला। ओके, यहाँ पर MRTS क्या है, इनफाइनाइट है कि कितना भी आप यूज कर सकते हो, और यहाँ पे जीरो है कि मतलब अब पूरा एक्सटेंट हो गया उसका, इतना अब आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो बीच वाला रेंज है ये आपका सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आपको दिखाता है। यहाँ पर मार्जिनल रेट जो है वो डिक्रीज तो हो रहा है पर वो जीरो तक नहीं पहुंचा, और यहाँ पे आप प्रोड्यूस जो है वो कर सकते हो। ना इसके ऊपर वाला रेंज अच्छा है, ना इसके नीचे वाला रेंज है वो अच्छा है। ओके, सो आई होप कि रिज लाइंस क्या है और आइसोकोन्स क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम बात करते हैं आइसोकोन्ट की सेकंड प्रॉपर्टी। तो आइसोकोन्ट्स क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्सिटी सिंपली डिनोट करती है कि जो स्लोप है
वो डिमिनिशिंग स्लोप है, मतलब वो कम कम होती जा रही है। अगर आप एक चीज को बढ़ाना चाह रहे हो तो दूसरी चीज आप कम करने वाले हो। ओके, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो स्लोप्स हैं आपकी, डाउनवर्ड कर्व में स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, जैसे हमारा डिमांड कर्व का होता है, वो ऐसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, और वो ऐसी भी हो सकती है। पर आइसोकोंट की जो स्लोप है वो कॉन्वेक्स होती है, तो ये एक डिमिनिशिंग स्लोप है। और जो स्लोप है आइसोकोंट की, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, जिसको हम कहते हैं MRTS-LK की, मतलब एक ट्रेड ऑफ है कि आप एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से कितना चेंज कर सकते हैं, मतलब एक की जगह दूसरा कितना आप यूज कर सकते हो, पर ये एक लिमिट के साथ होता है, क्योंकि कुछ कुछ ही पार्ट है जहां तक कि आप लेबर को कैपिटल के लिए सब्सटीट्यूट कर सकते हो। सपोज आपने कोई मशीनरी खरीद ली, तो उस मशीनरी की वजह से आपके पहले 10 लेबर यूज होते थे, अब खाली 2 लेबर यूज हो रहे हैं, किस लिए, ताकि वो मशीन ऑपरेट कर सके। तो फिर भी अगर आप देखोगे तो वो 2 लेबर तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फिर मशीनरी कौन ऑपरेट करेगा। तो वो जो 2 लेबर हैं वो आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितनी भी अच्छी मशीनरी लेके आ जाओ। तो ये दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये सिर्फ जो स्लोप है वो क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूटेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, सी ये कॉन्वेक्स है, तो ये क्या है, चेंज इन के, चेंज इन एल। ओके, तो MRTS क्या है, डिक्रीज होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो स्लोप ऑफ एन आइसोकोंट है वो चेंज इन के डिवाइडेड बाय चेंज इन एल, जो कि इक्वल होता है MRTS-LK। तो ये क्या है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल that a firm is willing to give up in exchange for labor। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, उसमें क्या करते थे कि आप कितना यूनिट्स ऑफ एक्स को फॉरगो करते हो टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ वाई। तो ऐसे ही यहाँ पे आप कितना कैपिटल फॉरगो करते हो, या यू आर विलिंग टू गिव अप द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर लेबर, ताकि जो आपका जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहे। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो जो स्लोप ऑफ आइसोकोंट होती है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप मूव करते हो एक आइसोकोंट। ओके, तो अलोंग एन आइसोकोंट, तो क्या शो करता है, इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन रिप्लेसिंग कैपिटल विथ लेबर, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, तो कुछ ना कुछ तो आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। Its economic meaning is that labor becomes less productive and capital becomes more productive। तो इसका मतलब क्या है कि we need less capital to keep our output constant। तो इसीलिए जो हमारा MRTS है वो डिमिनिशिंग होता है, और इसको हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग MRTS। मैथमेटिकली इसको आप इस तरीके से लिखते हो, चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल, या फिर MPL, मतलब कि जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर का है डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। नाउ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आइसोकोन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बाय कॉन्ट्रोडिक्शन प्रूफ की जाती है। सिंपली क्या है कि एक जो फर्म है वो 2 डिफरेंट आउटपुट्स पे, मतलब ये आपको कॉन्ट्रोडिक्शन आप जब करोगे ना कुछ चीजों का तब आपको पता चलेगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक जो फर्म है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट पे सेम कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल नहीं यूज कर सकती। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपका जो आउटपुट था वो 150 ही है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने सपोज ये 2 आइसोकोन्स दे रखे हैं आपको, सी, तो ये 2 आइसोकोन्स हैं, तो आइसोकोन कॉन्वेक्स है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सब कुछ है यहाँ पे। पर ये जो पॉइंट है ना, ये क्या दिखा रहा है कि भाई आप 2 आउटपुट आपका सेम ही है, पर जो कैपिटल और लेबर यूज कर रहे हो आप वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये काफी इलॉजिकल है। तो इसलिए जो आइसोकोन्स हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसके बाद आता है हमारे पास आइसोकॉस्ट लाइन। आइसोकॉस्ट लाइन क्या है कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट अ फर्म कैन बाय गिवन टोटल आउटले, जिसको हम कहते हैं TO, एंड द प्राइसेस ऑफ द
फैक्टर्स। तो मतलब जैसे वहां पे करते थे ना, हम एक बजट लाइन बनाते थे और उसके बाद देखते थे, जैसे ये यहाँ पे ऐसे करके ये बजट लाइन होती थी, और फिर एक मिनट, लेट मी ड्रॉ इट नीटली। तो जैसे सपोज वहां पे बजट होता था और हम एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते थे कुछ इस तरीके से, तो वैसे ही यहाँ पर है। ये क्या है, ये एक आपकी आइसो कॉस्ट लाइन है कि आप कितना, आपके पास एक पर्टिकुलर बजट रहता है ना कि भाई ये बजट है हमारे पास, और इसमें देख लो कि कितने आप लेबर और कैपिटल आप यूज कर सकते हो, तो वो ये आइसो कॉस्ट लाइन है। और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल एक फर्म यूज कर सकती है या बाय कर सकती है टू ऑब्टेन एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आउटपुट। ओके, नाउ इफ वी सी कॉब डॉगलस फंक्शन, सी इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। इसको आई विल से कि आप इंडिफरेंस कर्व वाले चैप्टर से ना इस चैप्टर को रिलेट करने की कोशिश करो, तो ये बहुत ही इजी लगने लग जाएगा आपको। उसके बाद आता है कॉब डॉगलस फंक्शन। इसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, और अभी जब आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों था, क्या था। तो ये जो कॉब डॉगलस फंक्शन था, ये दो लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। एक का सरनेम कॉब था, एक का डॉगलस था, इसलिए इसका नाम कॉब डॉगलस फंक्शन जो था वो पड़ गया। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, Q इज इक्वल टू, Q मतलब आउटपुट क्या है आपका, इज इक्वल टू ए एल पार अल्फा मल्टीप्लाई बाय के पार बीटा। तो यहाँ पर जो L है वो है आपका क्वांटिटी ऑफ लेबर, K है आपका क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, एंड ये वाला जो पार्ट है ये आपका अल्फा है और ये बीटा है। ये कुछ पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं, हर केस में आप करते हो। एंड अगर हम लास्ट देखें तो जो आपका ए है वो रेफर करता है टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो ए रेफर्स टू टेक्नोलॉजी। इसमें जरा मैं पेन का कलर चेंज कर दूं। ओके, तो ए रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी। तो जितनी ज्यादा आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतना ग्रेटर वैल्यू आपका ए का होगा। ओके, तो यहाँ पर जो पैरामीटर था, जैसे मैंने बोला था अल्फा, तो अल्फा क्या बता रहा है आपको कि कितना परसेंटेज ऑफ इंक्रीज होगा क्यू में, आपके आउटपुट में, अगर हम 1% इंक्रीज करें लेबर के अंदर। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा है आपका यहाँ पर, ये जो अल्फा है आपका एल के साथ, ये क्या बता रहा है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर बता रहा है। मतलब आपको के की वैल्यू तो कांस्टेंट रखनी है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि क्यू में कितना चेंज आएगा अगर हम लेबर को 1% इंक्रीज कर दें और के को कांस्टेंट रखें। तो यहाँ पे के कांस्टेंट रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। ऐसे ही बीटा क्या बताएगा आपको, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, कि कितना चेंज आएगा क्यू के अंदर, आउटपुट के अंदर, अगर आप 1% इंक्रीज करते हो अपना कैपिटल के अंदर। ओके, सो लेट्स मूव डाउन। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने ले रखा है, मान लो कि जो आपका अल्फा था, मतलब जो आउटपुट इलास्टिसिटी थी लेबर की, वो थी 0.7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1% इंक्रीज करते हो लेबर के अंदर, क्वांटिटी ऑफ लेबर आप यूज इंक्रीज किया आपने 1%, तो उससे क्या होगा, आपका 0.7% इंक्रीज हो जाएगा आउटपुट के अंदर। जैसे हम डिमांड इलास्टिसिटी लगाते थे ना, तो हम एक टर्म यूज करते थे सिट्रस पैरिबस, मतलब अदर थिंग्स कांस्टेंट और एक पर्टिकुलर फैक्टर में आप चेंज कर रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पर आप कह सकते हो कि आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, जैसे वहां पे डिमांड में कितना चेंज आता था, वैसे ही यहाँ पे आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है अगर हम 1% इंक्रीज करते हैं लेबर के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, जो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है, जो कि अल्फा से हम डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा 0.7। सारी जगहों पे ना अल्फा और बीटा ही यूज होता है, एल और के ही यूज होता है। सिमिलरली जो बीटा है वो क्या हो जाएगा, इट रिफर्स टू द परसेंटेज इंक्रीज इन क्यू फॉर 1% इंक्रीज इन के वाइल होल्डिंग एल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 0.3 है,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1% इंक्रीज इन कैपिटल while holding L constant leads to 0.3% increase in Q. तो यहाँ पे आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ K कितनी हो जाएगी 0.3. तो नाउ यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज हैं अल्फा और बीटा की, जैसे यहाँ पे तो बहुत प्यार से अगर आप देखो 0.7 प्लस 0.3 दिस इक्वल्स टू 1. ओके, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई 1. नाउ ये इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से सुनो, ठीक है. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई हमारे पास 1. तो इसका मतलब क्या है, ये है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1% इंक्रीज करते हो एल के अंदर एंड के अंदर, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो भी 1% इंक्रीज करती है. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन में. ओके, तो उसमें क्या था कि जितना इंक्रीज आपका इनपुट में हो रहा है उतना ही इंक्रीज आपका आउटपुट में हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज. ओके, तो 1% इंक्रीज इन बोथ एल एंड के लीड्स टू 1% इंक्रीज इन क्यू. तो एक केस तो ये हो गया, वहां पे हमारे पास 3 केसेस थे. ओके, तो यहाँ पे भी हमें वो तीनों केसेस. ओके, तो अगर हम देखें तो अनदर नेम फॉर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या है, होमोजेनस ऑफ डिग्री 1. ओके, नाउ अगर हम दूसरे चीजें देखें, जैसे मैंने बोला था 3 चीजें होती हैं, तो अगर हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है. और वहीं अगर आपका जो अल्फा और बीटा है उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ओके, तो एन इंक्रीज इन एल एन के बाय 1% लीड्स टू एन इंक्रीज इन क्यू ऑफ लेस देन 1%. तो मतलब कि आपका जो लास्ट वाला था ना डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, की आपने इनपुट तो इंक्रीज किया पर जो परसेंटेज इंक्रीज आपने इनपुट में किया था उतना परसेंटेज इंक्रीज आपका आउटपुट में नहीं हुआ था, तो ये वो पोजीशन आपकी शो करता है. तो 3 केसेस हमें मिल गए यहाँ पे. एक तो था अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस ऑफ डिग्री 1. ओके, सो ये 3 केसेस यहाँ पे बनते हैं. अब छोटा छोटा सा ना उसमें एक जगह पर दे रखा था कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन के जो ये कॉन्सेप्ट था, स्पेशली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये काफी और जो चीजें हैं जैसे मार्शल का कोई लॉ था उसमें भी यूज होता है, रेंट थ्योरी एक है उसमें भी वही लॉ यूज होता है. ये छोटा छोटा था, रेंट थ्योरी वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप ना नाम याद रख लेना कि रेंट थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी. ओके, और यस, नाउ नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज हम करेंगे डिस्कस. तो स्टे ट्यून्ड. एंड ये जो प्रोडक्शन चैप्टर था इसमें इतना ही है करने के लिए आपके लिए, तो ये चैप्टर पूरा हो चुका है. सो कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे सेफ.